देखिए हम ये अपना पहला रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए यानी कि जो आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए पहला मॉडल पेपर है। देखो दोस्तों, ये पेपर पूरा उसी हिसाब से बनाया गया है जिस हिसाब से आपको बोर्ड ने सिलेबस आपका जारी किया हुआ है। अब देखो, एक बहुत बढ़िया बात ये है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही ये पेपर है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके जो राजस्थान जीके है लगभग सेम टू सेम है, शिक्षा मनोविज्ञान है लगभग सेम टू सेम है, शैक्षणिक जो परिदृश्य है वो लगभग सेम टू सेम है, सूचना तकनीकी है वो सेम टू सेम है। तो सारे टॉपिक लगभग सेम है, सब्जेक्ट को छोड़ करके। भाई सेकंड लेवल के अंदर सब्जेक्ट की बात अलग है, विद्यालय विषय जो है आपका वो अलग बात है। बाकी जो आपके 90 क्वेश्चंस होंगे ना दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 के, लगभग 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम है। आपका जो पेपर होगा, मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, अब की बार आपको बहुत केयरफुली तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अब की बार आप जी जान लगा देना, क्योंकि आपने अगर रीट का एग्ज़ाम पास कर लिया है तभी आप यहाँ पर आए हो, है ना। तो पूरी जी जान के साथ में तैयारी करनी है। 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी अब की बार आपके एग्जाम के पेपर के अंदर। रीट की तरह नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। अब की बार अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो एक क्वेश्चन जो आपका सही किया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है। आपका जो पेपर लिया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। आपकी जो वैकेंसी होगी, ये जो भर्ती करवाई जा रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, वही टाइम मिलता है 150 मिनट जैसे रीट के अंदर मिलते थे, लेकिन वहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता था। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे दोस्तों, यानी कि 300 नंबर के ऊपर आपकी मेरिट बनने वाले 300 नंबर का पेपर होगा आपका। देखो, एक बार 6 से 8 तक का देखिए आप, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, पूरा राजस्थान का भूगोल है इसके अंदर। इसके अलावा राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति। देखो, जैसे 4 ये सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाधर और बैराट, है ना। तो ये चारों की चारों सेकंड ग्रेड के पेपर 1 के अंदर भी है और आप लोगों के भी है। फिर जो राजवंश है, प्रमुख स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, लगभग सारा मैटर आ जाता है इसके अंदर, है ना। ये सब कुछ चीज़ें। इसके बाद में राजस्थानी भाषा से संबंधित 4 बिंदु हैं और राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ जाता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ तक का ऊपर का जो मैटर है ना, इसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, है ना, किनके? लेवल 2 वालों के। लेकिन लेवल 1 वालों के 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बस इतना सा फर्क है आपके। और यहाँ पर अगर हम बात करें ना इसकी सामान्य ज्ञान की, तो ये 50 अंक का पेपर होता है। इसमें 25 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य से भी 25 क्वेश्चन में आएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है ना 2009, RTI 2009 जो रीट में भी था, है ना। और ये आपके मैनेजमेंट के अंदर भी आता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आता है। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी पूछा जाएगा अलग से। 2011 के अंदर राजस्थान में लागू हुआ था, तो उस हिसाब से पूछा जाएगा। फिर सामयिक विषय की बात करें तो ये करंट अफेयर आपका हो जाएगा। इसके अलावा विद्यालय विषय आगे, तो इस वाले पेपर में हम विद्यालय विषय कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये कॉमन पेपर रहेगा आपका। तो 60 क्वेश्चन विद्यालय विषय वाले नहीं होंगे इसके अंदर। बाकी इसके अंदर जो आपका सूचना तकनीकी है और शिक्षा मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी भी ऐड करी है हमने सारे प्रश्न, और शिक्षा मनोविज्ञान के भी। भाई 10 क्वेश्चन तो शिक्षा मनोविज्ञान का आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके सूचना तकनीकी के, तो 15 प्रश्न ये भी ऐड करे हैं। मतलब आज के ओवरऑल पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा कि एग्जाम के अंदर पेपर किस टाइप का आएगा, तो आप उस बेसिस पे तैयारी कर सकते हो। अब जैसे लेवल 1 है, तो लेवल 1 के भी सारा सीन वही है, भूगोल, है ना, सब कुछ वही आएगा। बस यहाँ पे 50 प्रश्न आएंगे आपके, वहाँ पे 40 प्रश्न थे, यहाँ 50। 1 2 3 टॉपिक चेंज हैं बस, और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ सिलेबस लगभग सेम टू सेम ही है आपका। सूचना तकनीकी हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान हो गई, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे और 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अब। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। प्रश्न संख्या नंबर 1 कह रहा है कि अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया था? क्या उत्तर होगा इसमें? साथियों, इसके अंदर आंसर आएगा बप्पा रावल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ राज्य का अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ यह स्थान उदयपुर जिले के अंदर है, जैसा कि दे रखा है। तो मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। इन्होंने नागदा को मेवाड़ की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इनके गुरु थे वो, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? बताओ। कोटदीजी, धोलावीरा, कालीबंगा और रोपड़। क्या होगा इस प्रश्न में सही उत्तर? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा कालीबंगा।
कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है ये। और इसकी खोज जो है ना दोस्तों, इसकी खोज का कार्य किया गया था 1950-51 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अमलानंद घोष के द्वारा। और इसका उत्खनन की अगर मैं आपसे बात करूं, इसका उत्खनन किसने किया था, तो 1961 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो बीबी से याद रखना, बीबी के थप्पड़ मार दी जाती है कभी कभी, है ना, गलत बात है लेकिन वो, तो मतलब हम इसको याद करेंगे क्योंकि वो काली चूड़ियाँ पहन रही थी। तो काली चूड़ियाँ पहन रही थी तो हम बीबी के थप्पड़ मारेंगे। लालजी है ना, लालजी थप्पड़ मार देते हैं। हो गया याद। फिर अब थप्पड़ मारने पे देखो नींद नहीं आती है ना, टेंशन हो जाती है। तो नींद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, अमल देते हैं ना बच्चों को, ऐसे तो अमल दे दी। ठीक है, हो गया याद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गोचुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? बताओ। गोचुंडी अभिलेख से हर बार क्वेश्चन आ रहा है भाई एग्जाम के अंदर, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे साथियों। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। गोचुंडी शिलालेख चित्तौड़ से प्राप्त हुआ। इस लेख के अंदर जो भाषा है वो संस्कृत है। और अगर आपको लिपि के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि है इसकी। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना करी थी, क्या नाम था उसका? रामाचांदू, मालाचांदू, चक्रपाणी मिश्र और ताराचंद। चक्रपाणी मिश्र जो है ना, उन्होंने करी थी दोस्तों। तो इस प्रश्न में हम करेंगे तीसरा ऑप्शन। 9 अध्याय थे ज्ञान विज्ञान विषयक, मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहारवादी, इस तरह से इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? बताइए। गिंगोली का युद्ध दोस्तों, मान एजुकेशन ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। वहीं पे ये जो पेपर वगैरह हैं अब जो होने वाले हैं सारे यूट्यूब पे वगैरह, और जो आपकी थ्योरी क्लासेज हैं, मतलब जो कोचिंग है आपकी, वो भी हम मान एजुकेशन ऐप पे जो कोर्स चल रहे हैं उनके अंदर करवा रहे हैं। तो अभी कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और इन कोर्सेज की खास बात है कि ये गारंटेड बैच हैं दोस्तों। गारंटेड बैच के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको बहुत बढ़िया तैयारी करवाई जा रही है। और गारंटेड बैच की फ़ीस ऐसे नहीं है 50-60 हज़ार रुपये, मात्र 1000 रुपये के आसपास में फ़ीस है उसकी। तो आप जल्दी ज्वाइन करें। ऑफ़र के अंदर अभी चल रहा है और ये ऑफ़र वेरी सून ख़त्म होने वाला है, तो आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो, गिंगोली का जो युद्ध है ना, किसके मध्य में हुआ था? ये जयपुर और जोधपुर के मध्य दोस्तों। कब हुआ था? 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था, 1807 के अंदर। जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे और जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ थे, उनके बीच में हुआ था। इसके अंदर जो जगत सिंह द्वितीय थे ना, उनकी जीत हुई थी। जगत सिंह द्वितीय वर्सेज उसके जोधपुर के जो महाराजा थे मानसिंह राठौड़ के बीच में जगत सिंह की विजय हुई यहाँ पे। चलो 6 नंबर का प्रश्न देखिए, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में उदयपुर के अंदर डाकन प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों 1853 के अंदर। बी ऑप्शन करेंगे हम, ठीक है ना। अक्टूबर 1853 में उदयपुर राज्य के अंदर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, किस संग्रहालय में कुम्हारों की कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेराकोटा की मूर्तियां भी प्रदर्शित है? भाई लोगों, यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा जनजाति संग्रहालय। डी ऑप्शन करेंगे करेक्ट आंसर। इस संग्रहालय को माणिकलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है ना, उदयपुर जिले के अंदर ही करी हुई है। 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? इनको बोलते हैं ना AGG, कौन थे? बताइए। 1857 की क्रांति के टाइम में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोगों, याद रखिएगा इसको आप। साथियों देखो, अधीनस्थ संधि के तहत है ना, 1832 के अंदर
अजमेर के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे? अजमेर में। किसकी? राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करी गई थी अधीनस्थ संधि के तहत। तो इसका जो मुख्य अधिकारी एजीजी था, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? अजमेर के अंदर था, जिसको 1843 के अंदर आबू के अंदर, गर्मी के दिनों में आबू में स्थानांतरित कर दिया जाता था। और 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था भाई आपका? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम इसमें? तीसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बताओ। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष दोस्तों, इनका नाम था जमनालाल बजाज। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम। 1938 की बात है, कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता के अंदर सबसे पहले 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल को गठन हुआ था ना। फिर बाद में दोबारा से इसको पुनर्जीवित करने का काम जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1938 के अंदर हुआ था। ओके, चलो 10 नंबर का प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता के टाइम पीरियड की बात कर रहा है, उस टाइम में बताइए कौन सी थी? मेवाड़ थी, मारवाड़ थी, आमेर थी या टोंक थी? तो भाई लोगों उस टाइम में थी मारवाड़। मारवाड़ थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखो इसके अंदर तो बी ऑप्शन कर देंगे, लेकिन अगर आपको सबसे प्राचीन रियासत के बारे में पूछे तो प्राचीन थी मेवाड़। प्राचीन थी ये मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत के बारे में अगर आपको पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मारवाड़ या फिर जोधपुर अगर आए ना तो जोधपुर भी कर सकते हैं अपन। अगर आपको सबसे छोटी रियासत के बारे में पूछ ले, सबसे छोटी कौन सी थी, तो आप याद रखिएगा शाहपुरा सबसे छोटी थी। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे, आदर्श वाक्य किसका था? बताओ। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन और तरुण राजस्थान, समाचार पत्रों के नाम है। देखो यहां पर हमारा आंसर होगा नवीन राजस्थान, नंबर 1 ऑप्शन। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक, राइट ना। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ? राजस्थान कृषक आंदोलन, बेंगू, दूधवा, खारा, बिजोलिया, सिरोही। दोस्तों यहां पर उत्तर होगा बिजोलिया। तीसरा ऑप्शन करेंगे। बिजोलिया में मोस्टली धाकड़ जाति के किसान रहते थे। धाकड़ जाति के किसान, ये भी प्रश्न आया हुआ है। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण और एक संग्रह की पद्धति थी, और यही इस आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा भी हुआ करता था। जिस टाइम में आंदोलन शुरू हुआ था तो इन चीज़ों को लेकर के हुआ था। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन ही प्रारंभ हुआ था 1897 से। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अंबोली नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किस महिला ने करी थी? बताओ जी। मंजू राजपाल, मंजू शर्मा, मंजू शेखावत, मंजू चौहान। तो भाई देखो इस प्रश्न में होगा मंजू राजपाल, नंबर 1 ऑप्शन। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी थी। आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से फेमस थी ये मंजू राजपाल। इनके द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए अंबोली नामक गैर सरकारी संस्था की स्थापना करी गई थी। क्या नाम था? अंबोली। ठीक है। चलो 14 नंबर का प्रश्न देखिए, मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और खेजड़ली का मेला। देखो दोस्तों अजमेर में रहते हुए अर्जुनलाल सेठी ने जो है ना शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, इन सब पुस्तकों की रचना करी थी। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, ये दोनों पुस्तकें भी काफी फेमस हैं, आप याद रखना इनको भी। अगला प्रश्न देखिए 15, विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया? बताइए, मैंने आपको थ्योरी में करवाया हुआ है। विषम घाटी पंचानन, विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाला जिसको बोलते हैं। तो राणा हम्मीर था ना, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। राणा हम्मीर को कीर्ति प्रशस्ति के अंदर क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन, कीर्ति प्रशस्ति के अंदर कहा गया है। ठीक है। बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध अन्य नाम था या फिर जो भी है?
इसको हम अन्य नाम भी बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो अन्य नाम बताइए। बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का अन्य नाम था? गुहिलादित्य, अल्लट, मुगल या कालभोज? दोस्तों कालभोज ही था ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। बप्पा रावल के द्वारा ही तो मौर्य शासक जो मान मौर्य था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का राजा, उसको जीता था इसने। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है बताओ? पारिक दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग और पारिक दुर्ग 2 बार आ गया, खैर कोई नहीं, पारिक दुर्ग इसका आंसर है भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा जल दुर्ग, तीसरा ऑप्शन कर देंगे। दुर्ग के चारों तरफ पानी जो होता है ना, तब उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर है। एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है इसका एग्जाम्पल, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये भी चारों तरफ पानी है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है ये। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? बताओ कौन सा मंदिर है वो जो गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती का माता का मंदिर या चार चौमा का शिव मंदिर? इसमें होगा दोस्तों चार चौमा का शिव मंदिर। कोटा में स्थित है चार चौमा का शिवालय, गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिर है, चतुर्मुखी शिव जी की प्रतिमा है यहाँ पे। हवा महल की पहली मंजिल का नाम बता दीजिए आप। हवा महल की पहली मंजिल, देखो दोस्तों 1799 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। ये 5 मंजिल का भव्य इमारत थी। प्रथम अगर हम मंजिल की बात करें, देखो लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ऑप्शन में हो गई है, मैं लिख देता हूँ। उसका नाम है दोस्तों, पहली जो मंजिल है ना उसका नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर नाम है दोस्तों उसका, पहली का। दूसरी का क्या नाम है? रत्न मंदिर। तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर तीसरी का। और जो चौथी मंजिल है ना दोस्तों उसका नाम है प्रकाश मंदिर, चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर। और जो 5वीं है ना उसका नाम है हवा मंदिर, इसी के नाम से हवा महल नाम पड़ गया है इसका। 5 मंजिलों का नाम आप याद रखिएगा, पहली का शरद मंदिर है, दूसरी का रत्न मंदिर है, तीसरी का विचित्र मंदिर है, चौथी का प्रकाश मंदिर है और 5वीं का हवा मंदिर है। ये पांचों की पांचों आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहाँ पे। और निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब? 1799 के अंदर, 1799 के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण उस्ताद लालचंद कारीगर के द्वारा किया गया था। मतलब करवाने वाला तो प्रताप सिंह था, लेकिन अगर कारीगर के बारे में पूछे तो लालचंद था कारीगर, कंप्लीट का निर्माण करने वाला। चलो आगे देखते हैं 12। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं बताइए? डूंगरपुर को, जोधपुर को, बूंदी को और उदयपुर को। बावड़ियों का शहर, दोस्तों बावड़ियों का शहर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स बूंदी को। नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में बूंदी शहर में सबसे ज़्यादा बावड़ियों का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पर एक फेमस बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, सुना होगा आपने नाम, रानी जी की बावड़ी, व्यास बावड़ी, श्याम बावड़ी, बस्तियों की बावड़ी, चिंपा बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, अनारकली डिस्को चली, अनारकली की बावड़ी ये भी है, गुल्ला बावड़ी भी है। यहाँ पे बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। मतलब इसी कारण राजस्थान में बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से शहर को जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब है बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी को ही कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या फिर जो दरगाह है ना कहाँ पर स्थित है? फलोदी, सोजत, भवानपुरा या फिर शेरगढ़? हाँ जी, देखो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है, तो याद रखिएगा भवानपुरा बांसवाड़ा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो हजारों लोग हैं इस उर्स के अंदर नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, आप बताना मेरे को उत्तर। मेरे को आप बताइए दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर है? दीवान शाह की दरगाह। और आप मुझे ये भी बता दीजिए काका जी की दरगाह कहाँ पर है? आप मुझे ये भी बता दीजिए मीरान शाह की दरगाह कहाँ पर है? मीरान शाह की दरगाह कहाँ पे है? और आप मुझे ये भी बता दीजिए शक्कर शाह की दरगाह कहाँ पर है? ये जो दरगाहें हैं ना
कहाँ कहाँ पर है मुझे आप बताओ फटाफट से। देखो, दीवान शाह की जो दरगाह है ना दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, कपासन चित्तौड़गढ़ में, कपासन चित्तौड़ के अंदर है। अगर आपको काका जी की दरगाह पूछे ना तो बता दीजिएगा प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर। कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है इसको, कांठल का ताजमहल। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले बताइए निम्न में से कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, तो काका जी की दरगाह को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग है ना अजमेर में, तारागढ़ अजमेर के अंदर। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले शक्कर शाह की दरगाह कहाँ पे है, तो नरहड़ के पीर, नरहड़ है ना, नरहड़ कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर। तो ये हो गई। तो भाई लोगों इनको याद रखना, ये सारा सेलेक्टिव मैटर मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अब इनके आप आसपास क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, बताओ। देखें, निहाल चंद, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। तो भाई ये था किशनगढ़, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। किशनगढ़ शैली के कई चित्रकार थे, जैसे नागरी दास भी था, नागरी दास भी काफ़ी फेमस रहा है। निहाल चंद, एक का नाम था लाडली दास, लाडलो आदमी जो तो है ना, रामनाथ, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, बहुत सारे थे, सीताराम, नानकराम। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है, बताओ। कौन सा वस्त्र है वो जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है। तो भाई मेरे यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, सांगानेरी, कंघा, बांधनी और बाड़मेरी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। सांगानेरी जयपुर, बाड़मेरी प्रिंट के वस्त्र भी बनते हैं, और राजस्थान में बांधनी साड़ी देश भर के अंदर प्रसिद्ध है, राजस्थान की जो बांधनी साड़ी है वो। तो बाकी तो सारे फेमस है, बट बी ऑप्शन नहीं है। 24 देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है, बताओ। क्या होगा इस प्रश्न में सही उत्तर, डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा डिंगल भाषा के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे हम इसमें राइट आंसर, ठीक है ना। वीर सतसई वीर रसात्मक दोहे से परिपूर्ण डिंगल की एक अनुपम कृति मानी जाती है। 25 देखिए, राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है भाई लोगों, जल्दी से उत्तर कर दीजिए। शाहपुरा के अंदर है, बी ऑप्शन करेंगे। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इसके संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन है, तो भाई कह देना सर जी कौन है, रामचरण जी है ना। यस, रामचरण जी हैं। राम स्नेह संप्रदाय की और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे मैं आपको शाखाओं के बारे में बताऊं ना, तो एक शाखा तो है दोस्तों रैण शाखा, संत दरियाव जी रैण शाखा से संबंधित है, रैण दरियाव जी, ठीक है। इसके अलावा एक सिंहथल शाखा भी है, सिंहथल शाखा, इसके हरिराम दास जी जो है ना वो है। एक खेड़ापा हरिराम दास जी, और एक है खेड़ापा शाखा। तो खेड़ापा शाखा से संबंधित है संत रामदास जी। जी लगा देना भाई सभी की, आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खोइतू वस्त्र संबंधित है, बताओ देखिए किससे संबंधित है खोइतू वस्त्र। मीणा जनजाति, भील जनजाति, गरासिया या फिर सहरिया। तो भाई भील जनजाति से संबंधित है ये, बी ऑप्शन होगा। भील जो पुरुष है ना उनके द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला लंगोटी को खोइतू कहा जाता है। जो लंगोटी होती है ना कमर पर बांधी जाने वाली, उसको कहा जाता है। और भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला जो लंगोटी होता है ना उसको कहा जाता है खोपत। तो खोपत वाली लंगोटी तो कौन पहनती है, महिलाएं भीलों के अंदर, और ये पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधने वाली चीज जो लंगोटी है उसको पुरुषों की को तो खोइतू कहते हैं और महिलाओं की को खोपत कहते हैं, याद रखना। 27 देखिए, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, बताओ। साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो ये तो शायद सब कर दोगे। राजस्थान में पगड़ी मर्यादा का लक्षण मानी जाती है, और पगड़ी पुरुषत्व, वीरता, भाईचारा और प्रतिष्ठा का परिचायक होती है। तो इसमें ना हम आंसर करेंगे तीसरा ऑप्शन, पगड़ी। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह संबंधित नहीं है, विवाह समारोह से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है, बताओ। बढ़ार, कन्यावल, बरी पडला, पानीवाड़ा। देखो बढ़ार भी है और कन्यावल भी है, बरी पलड़ा भी है, बट जो पानीवाड़ा है ना ये दोस्तों मृत्यु संबंधी रीति रिवाज है, ये मृत्यु संबंधित।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डी ऑप्शन कर देंगे। 29 देखिए, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है, बता दो। देखें, बाबू महाराज का मेला, ले भाई बाबूजी महाराज को मेलो ब्रज है ना, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो भाई इसमें ना राइट आंसर होगा धौलपुर, बी ऑप्शन कर देंगे हम। बाड़ी धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला भरता है। और मैं आपसे बताऊं कि कब भरता है ये मेला, ऐसे पूछ लिया जाए तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है ये, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ठीक है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे बताओ, लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम या दूलिया राणा। तो साथियों यहां पर आंसर आएगा लच्छीराम जी, नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे। लच्छीराम खुले मंच के ऊपर कुचामणी ख्याल, उगमाराम प्रसिद्ध काफ़ी कलाकार इसके रहे हैं। 31 देखिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी, कब। तो बताइए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी दोस्तों, 1986 के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर कहां पर हुई थी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना एक संतरामपुर की महारानी थी दोस्तों, संतरामपुर की महारानी थी राजमाता गोवर्धन कुमारी, उन्होंने 1986 के अंदर करी थी। गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई हैं बताओ। गौरी देवी सभी लोग जानते हैं, लहंगा, मांगणियार, मांड, तालबंदी। तो ये मांड गायिका हैं, तीसरा ऑप्शन होगा। गौरी देवी पाली की काफ़ी फेमस मांड गायिका रही हैं, इनके बचपन में ही लोक संगीत का काफ़ी माहौल मिला इनको, तालीम मिली इनको। तो गौरी देवी भैरवी युक्त मांड गाती हैं, भैरवी, भैरवी युक्त मांड। चलो 33 देखिए, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताओ। भारत का मक्का, सिक्कर, दिल्ली, अजमेर, मुंबई। तो भाई लोगों यहाँ पर आंसर आएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी तो है। राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या नाम दिया बताओ। ब्रह्मवृत, मरुकांतार, राजपूताना या राजस्थान। क्या होगा इसमें सही आंसर। देखो दोस्तों, राजस्थान वाले भूभाग के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंदर मरुकांतार नाम दिया है, बी ऑप्शन होगा इसमें। जबकि ऋग्वेद के अंदर है ना, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवृत दिया गया है, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवृत। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है बताइए, उत्तर दक्षिण विस्तार। देखो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन इसका जो आंसर माना जाएगा ना वो माना जाएगा भीलवाड़ा, बी ऑप्शन। चलो, निम्न में से राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित सही वाक्य क्या नहीं है, सही वाक्य नहीं है क्षेत्रफल से संबंधित। देखो पहला वाक्य पढ़ो, राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है। क्या ये सही है या गलत है वो आपको डिसीजन करना है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग कवर करता है। ओके, राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.25% हिस्सा है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन बहुत तगड़ा है और क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। देखो ये वाला ऑप्शन गलत है इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ग मील का नाम दे दिया, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर दे देता ना तो सही था। बाकी वर्ग मील तो यहाँ पर तो ये तो सही है। देखो क्षेत्रफल सभी को याद रहता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, लेकिन मील वाला क्षेत्रफल याद करना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं इससे, और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, देखो 13 2 और मेरा 2, ऐसे बोलते ना 13 2 मेरा 9, तो 13 2 और 13 ही 9, ऐसे करो इसको आप। तो देखो 13 2 13 9 हो गया ना याद, 13 2 13 9 से। तो बस इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। समझ में आ गया। बाकी 10.41% तो है ही राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, और पूरे विश्व का कुल लगभग परसेंट राजस्थान का 0.25% है पूरे वर्ल्ड का, और भारत पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.4%, और राजस्थान 0.25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। आक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली झाड़ियाँ, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं बता दीजिए 37 में।
दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों के अंदर, जिनके अंदर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर के जो पूर्वी भाग है, पाली, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, इन जिलों में पाई जाती हैं ये। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नक्की झील साथियों माउंट आबू के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन कर देंगे, नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है ना। रघुनाथ जी के मंदिर के पास में काफी प्राकृतिक झील है ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। टोडरोक और ननरोक, टोडरोक और ननरोक ये विशाल चट्टानें भी यहीं पर है। 39 देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र बताइए कितना है? बताओ साथियों, ये है टोटली 9.57%। बी ऑप्शन होगा। देखो कितना कम है भाई। वर्तमान में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसके टोटल का हम बात करें तो 32,845.30 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 9.57% ही क्षेत्र के ऊपर वन या वृक्ष फैले हुए हैं। होना चाहिए 33%, लेकिन 9.57% ही है, और उनको भी धड़ाधड़ से काटने में लगे हुए हैं लोग। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या हाड़ौती का पठार? लाल दोमट मिट्टी, सिंपल सी बात है, दक्षिणी राजस्थान, अरावली पर्वतीय प्रदेशों के अंदर मक्का वगैरह की खेती की जाती है, तो वो पहाड़ी प्रदेश है अरावली वाला, वहाँ पे आपको लाल मिट्टी जरूर मिल जाएगी। दोमट मिट्टी नदियों वाला क्षेत्र भी है तो मिल जाएगी। तो हम आंसर करेंगे बी ऑप्शन, दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर ये पाई जाती है। 41 देखिए, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्रमुख व्यवसाय उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन, खनन। देखो यहाँ पे राजस्थान के अंदर इतना पानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। राजस्थान की लगभग 62% जो जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन, उसका जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? बताओ, नवीनतम जल नीति। देखो राजस्थान की नवीनतम जल नीति 17 फरवरी 2010 को मंजूर की गई थी। तो आंसर क्या कर देंगे भाई हम? 2010, डी ऑप्शन कर देंगे इसके अंदर राइट आंसर। ठीक है, चलो 43 देखिए, देश में रेलवे बजट प्रत्यक्ष रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? बताओ, 1920, 16, 25, 35। रेलवे बजट देश का पहली बार अगर प्रस्तुत किया गया था तो 1925 के अंदर। चलो देखो, रेलवे बजट को 2017-18 वाले बजट से अलग नहीं रखा गया था, खत्म कर दिया गया था अलग से, फिर इसी में शामिल किया गया था। राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया बताइए? सेकंड रोपवे राजस्थान का करणी माता मंदिर के बारे में पता है आपको? ये 387 मीटर लंबा है दोस्तों, 387 मीटर लंबा है ये रोपवे। उदयपुर के अंदर है करणी माता मंदिर, करणी माता का जो मंदिर है ना वहाँ पर। और ये कब, तो कब की बात करें हम तो साथियों कब का तो है 8 जून 2008। राजस्थान का दूसरा रोपवे करणी माता मंदिर उदयपुर, 387 मीटर लंबा। आगे चलिए 45, राजस्थान में 19वीं पशु गणना जो है ना कब करी गई थी? 19वीं पशु गणना बता दो, 2011, 15, 12, 14। देखो 19वीं पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के मध्य करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर हम करेंगे तीसरा। 20वीं भी जारी हो चुकी है अंतिम। कौन सा खनिज सिंगाना के मदान खुदान क्षेत्र में निकलता है? बताओ, खनिज से क्वेश्चन है ये। कौन सा खनिज है वो जो सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है? तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन, तांबा। वर्तमान में खेतड़ी के अंदर 2 खाने हैं, एक तो माधव कुदन जिसको मादन कुदान बोला जाता है, और एक कोलीहान, यहाँ से तांबे का खनन किया जाता है, कोलीहान। और एक ये वाली है मदान कुदान। चलिए 47 देखिए, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वायु ऊर्जा, तापीय शक्ति, जल विद्युत, अणु ऊर्जा। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा तापीय शक्ति, बी ऑप्शन। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति है, लाइक जैसे कोयला है ना, गैस, नेफ्था, तेल, ये सब। निम्न में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? बताओ देखें क्या होगा इसमें राइट आंसर।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा जस्ता कलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और इसके अलावा संगमरमर उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का ऑप्शन। राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मूर्ति उद्योग, ये सब। तो इसमें तीसरा ऑप्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं आएगा इसमें। 49 देखिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताओ, डेयरी विकास निगम की स्थापना। तो दोस्तों ये करी गई थी बी ऑप्शन 1975 के अंदर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे इसके अंदर हम। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? बताओ, नंबर 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। 2011 की जो जनगणना थी कौन से नंबर की थी? तो 15वीं तथा स्वतंत्रता के पश्चात की गणना को क्रम देख रहे हैं अपन यहाँ पे 15 नंबर की। तो इसमें ना तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? 20, 30, 40 और 50। देखो, ये होता है सदस्यों की समग्र संख्या कम से कम पांचवा भाग। तो यहां पर आंसर क्या होगा फिर हमारा? 40। भाई 200 है ना, तो पांचों का 20 हो गया, तो 40 होना चाहिए। ऐसे भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो पांचवा भाग निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। आगे चलिए, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताओ, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई संभाग है, तहसील है, पंचायत समिति है या जिला है? संभाग तो हम वैसे नहीं करेंगे, जिले से भी बड़ा है ये तो इकाई। तहसील नहीं करेंगे क्योंकि पंचायत समिति भी आ रही है, सॉरी तहसील करेंगे, पंचायत समिति के अंदर आती है तहसील, तो जिला हो गया, जिला भी नहीं आएगा इसमें ना, बी ऑप्शन आ जाएगा तहसील। राज्यों में देखो जिले के 3 स्तर होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसका तो आंसर तो बी आएगा। राज्य में जिले के 3 स्तर कौन कौन से? एक तो होता है जिला, नंबर 1। नंबर 2 होता है उपखंड जो मुख्यालय होता है, और एक होता है तहसील कार्यालय। तो ये आएगा सबसे छोटा। आगे चलिए 53, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष क्या नाम था दोस्तों? एस.के. घोष, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, 1949 को। कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। फिर बाद में इसको अजमेर में स्थानांतरित किया गया। प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष। 1956 के अंदर, 1956 के अंदर एक समिति आई दोस्तों, सत्यनारायण राव समिति। उसी के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अगर आपको समिति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे तो याद रखना सत्यनारायण राव समिति थी वो। 54 देखिए, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। योजनाएं आएंगी आपके, क्लियरली मेंशन है आपके सिलेबस के अंदर। तो स्वावलंबन योजना के बारे में मैं आपको बताऊं, देखो ये जो मॉडल पेपर है ना, इनको करने का फ़ायदा ये है कि इनके अंदर मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया योजनाएं करवा दूंगा जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाली है। तो लगभग सारी योजनाएं पढ़ लेंगे हम बढ़िया तरीके से। आपके 2-3 दिन के अंदर एक पेपर होता रहेगा, तो आप कंटिन्यू रहिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिए मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको सभी कक्षाओं के लिंक मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक का बटन आप चाहो तो दबा सकते हो भाई। हाँ चलो देखो, तो इसमें आंसर आएगा निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक, चलिए 55 देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह कहाँ स्थापित किया गया? बताओ। सीकर, जयपुर, कोटा और अजमेर। प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, तो साथियों ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। इसमें होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 2017 के अंदर। चलिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र वाला टॉपिक अलग से ही है आपके, तो बताओ वहीं से लिया है मैंने। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। इतने ही तो हैं, 10-12 पूरे याद कर लेना उनको, तो मैं आपको एक बार दे दूंगा सारे क्वेश्चन की पीडीएफ एक साथ ही। 57 में देखिए, राजस्थान में वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वन रोपण, भाई ऊंट अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर में है, लेकिन वन रोपण की बात आए तो आप कर दीजिएगा जोधपुर, बी ऑप्शन। चलिए 58 देखिए,
महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान से प्रारंभ हुआ है? खेल से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो याद होना चाहिए। 1982-83, ये प्रश्न यहीं पर याद हो जाने चाहिए आप लोगों को जो अभी चल रहे हैं सारे। 59 देखिए, आपनी योजना आपनो विकास, क्या है ये? राज्य में पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजना है, या फिर राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजना है? ये तो दोनों ही ऑप्शन एक हो गए। राज्य में योजना नहीं है, कर लीजिए। चलिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका, या फिर सड़क निर्माण हेतु योजना। दोस्तों इसमें होगा तीसरा ऑप्शन, है ना, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं लंबी लाइन और तुक्के वगैरह की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी रीट का एग्जाम नहीं है, ये तो मेंस का होगा एग्जाम, तो यहाँ पर तो आपकी माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड में भी होगी माइनस मार्किंग, आपके भी होगी, तो आप केयरफुली अच्छे से तैयार कर लो। अब आपके एग्जाम पेपर जब आएगा आपके सामने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन को लेकर के। पढ़ा हुआ है तो वो आपको आना ही चाहिए, उसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से भयंकर वाली तैयारी करो। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है, बताओ किसका? बौद्धिक विकास का होता है दोस्तों, ये बी ऑप्शन करेंगे इसमें। चलिए आगे देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT का मुख्यालय कहाँ पर है, बताओ? ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैनेजमेंट में भी आता है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो शैक्षिक परिदृश्य तो आपके भी दे दिया आपकी बार, तो इसमें ना दोस्तों हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर जिला, ठीक। 62 देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत करी है, बताओ क्या होगा इसमें? गाइस इसमें आंसर होगा सांचौर जालोर, डी ऑप्शन कर देंगे हम इसमें राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला है 63 नंबर का। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी या फिर क्या लॉन्च किया है, कौन सा एप्लीकेशन या फिर जो भी है, बताओ? कंप्यूटर सखी, कंप्यूटर मित्र, कंप्यूटर दोस्त या कंप्यूटर केंद्र? दोस्तों महिलाओं की बात है तो सखी करेंगे ना, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सखी हो गया, है ना। आगे चलिए 64 में देखिए, निम्न में से कौन स्काई डाइविंग के लिए USPA यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन से लाइसेंस प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी? क्या नाम है उसका? रेणुका गुर्जर, श्वेता सिहाग, सरोज गढ़वाल, रतन चौहान? तो भाई यहां पर उत्तर होगा सरोज गढ़वाल, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है 65 नंबर का। तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान की रैंक कौन सी थी, जरा बताइए मुझे आप। 5वीं, 6वीं, 9वीं और 12वीं? तो गाइज यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? 12वीं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर का। मार्गेट अल्वा किस अवधि में राजस्थान की राज्यपाल रही? मार्गेट अल्वा दोस्तों, मार्गेट अल्वा राजस्थान की गवर्नर रहे थे 2012 से 2014 के बीच में, तो ये टाइम पीरियड था इनका, बी ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनसे संबंधित क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। जगदीप धनखड़ का नाम तो आपने सुना है, बहुत अच्छे से जान गए होंगे अब तो आप। जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बताइए? देखो 71 वर्ष के हैं इनकी आयु आज के टाइम में हम बात करें तो। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है इनको। इनके प्रतिनिधि रहे हैं मार्गेट अल्वा इसी उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर, ठीक। तो उनको 182 के मुकाबले 528 वोट हासिल हुए जगदीप धनखड़ को, उनको मार्गेट अल्वा को 182। तो यहाँ पे इनका संबंध है डी ऑप्शन, झुंझुनू, ठीक है ना। चलो, इन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने सहित कई अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मुद्दों का समर्थन किया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का। ट्रेवल प्लस लेजर की विश्व के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न में सही उत्तर 68 नंबर में? दोस्तों यहां पर हम आंसर करेंगे जयपुर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 69, खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के विजेताओं की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, बताइए?
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको आप राष्ट्रपति से भी याद रख सकते हो दोस्तों। पहले भी राष्ट्रपति की लगभग 1 लाख थी और अब राष्ट्रपति की 5 लाख हो गई है, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो दोनों को कंबाइन करके। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में फोरेंसिक साइंस संस्थान किस शहर में बनेगा? बताइए। फोरेंसिक साइंस संस्थान ये जोधपुर के अंदर बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 71 देखिए, कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, आप पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा दिए हैं इसके। तो बताइए आप मुझे क्या उत्तर होगा इसका? तो साथियों 71 में होगा राइट आंसर, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है ना, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये कदम को यहाँ पे लाना चाहिए था हमें, यहाँ पर। इसमें ना बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक सर, आगे चलिए। 72 में देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक को न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। कितने %? काफ़ी ज़्यादा है ये, आप कम मत कर देना भाई, कहीं 20-25 ही कर दो आप, वो तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। 75%, 1 का 3 हिस्से। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। देखो अभी मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, तो उसमें आरटीई एक्ट 2009 के बारे में बात करी गई है। सिलेबस में क्लियरली अलग से दिया हुआ है टॉपिक, तो ये टॉपिक से तो क्वेश्चन आना ही है 100%। तो मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दूंगा आने वाले 15-20 जो पेपर करवाएंगे उनके अंदर। आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की अवधारणा भारत में क्यों पड़ी? बताइए, आवश्यकता क्यों पड़ी, सॉरी। 4 ऑप्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों के चारों आपको तीनों ऑप्शन मतलब एक्चुअल में याद ही करने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न याद हो रहे हैं आपके। एक तो अनुच्छेद 21 के लागू करने के लिए, ठीक है भाई, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी जरूरी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो है इसके अंदर बात। आर्टिकल 45 को लागू करने के लिए और अनुच्छेद 51 के 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, ये सभी चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही सही हैं, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, आरटीई अधिनियम 2009 की। ठीक, लेकिन 11 वाला भी आएगा अपने आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आपके 11 वाला भी राजस्थान के संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पकड़ो आप वो वाला प्रश्न। अब बताओ मेरे को क्या उत्तर होगा इसके अंदर। अब राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार किस नाम से तथा कब प्रभावी हुआ? यानी कि राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान के अंदर कब प्रभावी हुआ था? तो क्या उत्तर होगा इसमें? देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा अब की बार, क्योंकि अलग से ही सिलेबस में टॉपिक दे रखा है आपके। इसका मतलब उस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे हिसाब से यही बन रहा है, और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ भी चुका है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी है ये। तो इसमें है ना, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये तो नाम हो गया इसका राजस्थान के अंदर, यहाँ तक तो, यहाँ से यहाँ तक तो, और ये लागू हुआ 29 मार्च 2011 को राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। 2010 मत कर देना आप, राजस्थान नहीं होगा, 2011 करना है राजस्थान के अंदर। आगे चलिए 75, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? बताइए। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप कैसे याद रख सकते हो केंद्रीय जिला? वैसे तो केंद्रीय जिला राजस्थान का नागौर जिला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत केंद्रीय तो है ही, अजमेर। तो इसमें ना तीसरा ऑप्शन कर देंगे हम, अजमेर कर देंगे। ठीक, चलो 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब करी गई थी? बताओ। 1999, 1987, 1960, 1977। भाई इसमें आंसर आएगा 1987, नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। चलिए 77 में देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? बताइए। सिलिकॉन वैली दोस्तों इसमें आंसर होगा बेंगलुरु, नंबर 1 ऑप्शन। वैली मतलब घाटी बोलते हैं ना, घाटी, वैली का मतलब होता है घाटी, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे देखिए 78, VSNL से क्या तात्पर्य है? बताइए। BSNL की बात नहीं हो रही है, नहीं, भारतीय संचार निगम लिमिटेड की बात नहीं हो रही है, VSNL की बात हो रही है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, आप सोचो कि सर ये तो प्रश्न ही गलत आ गया, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई और आप कहीं गलत कर दो। नहीं, इसका आंसर होगा विदेश संचार निगम लिमिटेड,
ठीक है, ये लिमिटेड इधर गया, लिमिटेड करना है आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। और जब बीएसएनएल आए तो भारत कर देना बस, और बाकी तो संचार निगम लिमिटेड तो आएगा ही, संचार निगम लिमिटेड। चलिए आगे देखिए 80 में, कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, जिसको क्या कहते हैं बताइए। सूचना तकनीकी है, आपके 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर की सूचना तकनीकी के, तो वहीं से लिया है ये प्रश्न। तो आंसर क्या होगा इसमें, 80 नंबर के क्वेश्चन में गाइस हमारा आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक प्रश्न गायब हो गया क्या, 79 है ना, 79 क्वेश्चन चलो मैं बना देता हूँ, सूचना तकनीकी से ही बनाना है क्योंकि 5 प्रश्न कंप्लीट नहीं हुए हैं सूचना तकनीकी के। आप मुझे बता दीजिए एसएमएस का क्या मतलब होता है, एसएमएस का अर्थ बता दीजिए आप मुझे, वैसे लिख दीजिए अगर आपको आता है एसएमएस का अर्थ। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस क्या होती है, एसएमएस का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपके। चलो आगे देखिए, इसका हो गया 81। देखिए बाप, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में नाम क्या है उसका। जो जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय था भाई, उस टाइम में तो इसका नाम 1879 में तो लिपजिंग विश्वविद्यालय था, लिपजिंग शहर के नाम से ही पड़ गया था ये, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। तो क्या नाम है इसका आज की डेट में बात करें तो गाइज, इसका आज की डेट में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के, ठीक है, साइकोलॉजी के। चलिए आगे देखिए, तो यहां पर हम नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे। 82 देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बताओ आप मुझे। आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें होगा स्वयं की, बी ऑप्शन कर देंगे इसमें राइट आंसर। आत्मनिरीक्षण विधि, खुद का, आत्म यानी खुद की निरीक्षण विधि, नाम से ही पता चल रहा है। आगे देखिए, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना जाता है आप मुझे बताओ। मॉन्टेसरी, कोल्डवेल कुक, फ्रोबेल और सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि का जनक, तो साथियों यहां पे आप याद रखिएगा, ये जो सुकरात हैं काफ़ी फेमस विद्वान रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं, दार्शनिक भी हैं ये। तो इसमें है ना हम कर देंगे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सिंपल। चलते हैं आगे, 83 हो गया। 84 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है मुझे आप बताओ। बाल केंद्रित शिक्षा, साथियों बाल केंद्रित शिक्षा देन है शिक्षा मनोविज्ञान की, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। भाई बालक के ऊपर केंद्रित होकर के शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। चलिए आगे देखिए, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये कथन किसका है बताओ। विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी और टैगोर। तो भाई लोगों यहां पर हमारा आंसर आएगा विवेकानंद, नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे हम इसमें राइट आंसर। 86 देखिए, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है बताओ, थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो है ना शिक्षा मनोविज्ञान का जो रूप प्रदान किया है वो निश्चित और स्पष्ट, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर, ठीक है। 87 देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा, किसका विज्ञान माना जाने लगा 20वीं शताब्दी के अंदर। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, इसको बी ऑप्शन कर देंगे हम राइट आंसर। 88 देखिए, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने। भाइयों यहां पे हमारा आंसर होगा विलियम जेम्स, बी ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर, विलियम जेम्स ने। 89 90 लग गया है, एक क्वेश्चन फिर से मिस हो गया, मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। ये जो 89 नंबर का क्वेश्चन है पहले आप इसको कर लीजिए। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना करी है बताइए। दोस्तों वो है 90 नंबर के प्रश्न में चेतना की, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको अगला प्रश्न दे रहा हूँ, 89 नंबर का जो अपना प्रश्न रह गया है, ये प्रश्न मैं बना देता हूँ आपका 89 नंबर का। आप ले लीजिए कि निम्न में से कौन सा वृद्धि है ना और विकास ले लीजिए, वृद्धि और विकास
के सिद्धांतों से संबंधित है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से निम्न में से कौन सा संबंधित है? 4 ऑप्शन मैं बना रहा हूं यहां पे, आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। एक तो मैं बना देता हूं निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन मैं बना रहा हूं वर्गीकरण का सिद्धांत, है ना। और तीसरा ऑप्शन मैं बना दे रहा हूं यहां पे समन्वय का सिद्धांत। चौथा ऑप्शन मैं बना दे रहा हूं यहां पे व्यक्तिकता का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सही रहेगा। ओके, ये चारों ही सिद्धांत हैं। तो आप मुझे बताइए निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो साथियों यहां पे हम जो आंसर करेंगे ना वो करेंगे वर्गीकरण का सिद्धांत। इसमें है ना हम बी ऑप्शन कर देंगे। बताओ भाई किस किस का सही हो रहा है ये वाला क्वेश्चन? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। तो देखो आप अगर बाद में आया हो ना दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है ना तो एक मेरी बात मान करके ज़रूर से इस पूरे पेपर को ज़रूर देख लेना एक बार। आप जिसने भी पूरे पेपर को वॉच नहीं किया है, ढंग से सोल्व नहीं किया है ना, एक बार देख लेना। और जिन्होंने देखा है ना वो भी एक बार कल इसको वापस से देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम के अंदर पेपर कैसा आएगा। अभी आप सोच रहे हैं सब्जेक्ट का पेपर क्यों नहीं करवाया सर आपने? सब्जेक्ट के पेपर मैं अलग से डालूंगा दोस्तों। ये कॉमन पेपर है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए है ये कॉमन पेपर। क्योंकि आपके जीके है ना 90% सेम है, शिक्षा मनोविज्ञान सेम है, सूचना तकनीकी, शैक्षिक प्रबंध, जो भी आपके दो तीन ही क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, सब कुछ सेम है। 2 4 5 8 टॉपिक मान लीजिए आप चेंज है, बाकी सारा सेम टू सेम है। नंबर का उल्ट फेर है थोड़ा सा भाई, उसमें 100 प्रश्न आएंगे लेवल 1 के अंदर राजस्थान जीके, मतलब 100 नंबर का आएगा 50 क्वेश्चन, पहला जो पार्ट है, पहली जो यूनिट है उसके अंदर। और वहाँ पे 80 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे सेकंड लेवल में। बस वो इतना सा फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये पेपर आपके लेवल 1 और लेवल 2 के सेम ही रहेगा, है ना। तो आप दोनों ही इसको देखना। और अगर आपको वाकई में यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए हमें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ करके लास्ट तक तैयारी करना, अच्छे से सिलेक्शन लेना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जो भी कक्षाएं होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मान एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पे ना आपको सभी कक्षाओं के लिंक्स मिल जाएंगे। पीडीएफ की अगर मैं आपसे बात करूँ, ये पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगी? तो अपने जो कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं अभी देखो कोर्सेज स्टार्ट ही हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। गारंटेड बैच चला रहे हैं हम 1000 रुपये के आसपास के अंदर, आप ज्वाइन कर लो। यकीन मानो आपको मतलब सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे हम, क्योंकि इसी टाइप की मेहनत हम करवा रहे हैं। बस इतना याद रखना, ज्वाइन करने से पहले इतना प्रण ले लेना कि इस कोर्स के अंदर जो भी आप कोर्स ले रहे हो उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा ना उसको मैं सारा किसी भी हालत में रट दूंगा, किसी भी हालत में याद कर लूँगा। बस फिर आप हमारे ऊपर छोड़ दो सारी बातें। तो ये काम आपको करना है, ज्वाइन कीजिए, मज़ा आएगा आपको, बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं। उसमें क्या है ना, एक तो NCERT सारा पढ़ा रहे हैं हम, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है ना 6 से 10 वो भी कंप्लीट करवाएंगे उसके अंदर, जो भी कोर्स है आपका सब में। और मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ाएंगे NCERT में, RBSA में, नहीं, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, सिलेबस के अंदर जो भी है ना उन सबको हम NCERT और RBSA से पढ़ाएंगे। साथ में जो हमारा कोचिंग है, तो कोचिंग की क्लासेज भी आपको इसके अंदर मिलेंगी, क्योंकि अच्छा टाइम है अभी आपके पास में, तो आप कर सकते हो उन सबको कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआ सलाम। कोई दिक्कत अगर आपको आए तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी मतलब कोर्सेज परचेज करने में कोई समस्या आ रही है, आपको नहीं परचेज करना आ रहा है, तो हम आपको और कोई रास्ता बता देंगे। ये नंबर है, इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वहाँ पर थ्योरी क्लासेज चलती हैं पूरी, और टेस्ट सीरीज भी आती है हर कोर्स के अंदर। बाय।